हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कल मैंने जो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक फैसला था जो संबंधित था बाबूराम कश्यप वर्सेस कैनरा बैंक, जो पहले सिंडिकेट बैंक में थे। इनके साथ समस्या ये थी कि इन्होंने 36 साल सर्विस की और 2014 में रिटायर हुए। इनकी ग्रेच्युटी का मामला था। ग्रेच्युटी में ऐसा है कि हर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए आपको 1 महीने का ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन कंडीशन ये था केवल 15 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये थी 30 साल से यदि ज़्यादा सर्विस की है तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा 15-15 दिन का हर साल के लिए, लेकिन इनको वो नहीं दी गई। इसका लेकर के इन्होंने केस किया और दूसरा इन्होंने ये कहा कि मेरी ग्रेच्युटी में स्पेशल अलाउंस को नहीं जोड़ा गया है। और आपको पता है कि स्पेशल अलाउंस में ना तो ग्रेच्युटी मिली, ना कम्यूटेशन मिला, ना पेंशन मिली। उस केस को लेकर के ये गए थे। 27 लोग गए थे और उनकी एक जैसी एप्लीकेशन थी। कोई गया पेंशन के स्पेशल अलाउंस को पेंशन में जोड़ने के लिए और कोई गया स्पेशल अलाउंस पर कम्यूटेशन लेने के लिए। उन सब का फैसला आया। अब इस फैसले को मैं यहाँ बताऊंगा कि क्या क्या फैसला हुआ, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इट कांट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। और आपके 1995 के बैंक पेंशन रेगुलेशन को उन्होंने स्टैट्यूटरी रेगुलेशन माना। अब इसका मतलब बहुत साफ सुथरा यह निकल के आ रहा है कि 2010 में जो आपका पैसा कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर काटा गया था वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन नहीं था। जब यह काटा गया उस समय स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आपका 1995 का था और उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉइज और उससे पैसा लोगे। और दूसरी बात भी और बता दूं, जो एक्स 6200 का केस है एक्स सर्विसमैन के लिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, चाहे उसका नोटिफिकेशन है, चाहे उसका कोई ऑर्डर है और चाहे कोई सर्कुलर है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑर्डर है उससे ऊपर नहीं होता। जो नोटिफिकेशन था 7/11/2015 को OROP का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू कर दिया था, दैट हैज बिकम ए लॉ, उसको बाईपास करके ये 2 टेबल नहीं बना सकते 7 और 8, वहां वो फिट बैठता है। तो मैंने बता दिया था, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। उस पर और भी वीडियो बनाऊंगा और भी ज़्यादा करूंगा, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि अब यहां क्या हुआ। ये केस हो गया। अब इसमें 2 चीजें निकल के आई। इन द एबव व्यू ऑफ द मैटर, जो मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कांट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एक लॉ है। लॉ से ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई ऑर्डर हो और कोई सर्कुलर हो, उससे ऊपर नहीं होता। यदि वो कर भी देते हैं तो जब तक उसको अमेंड नहीं किया जाता पार्लियामेंट के द्वारा, जब तक वो खत्म नहीं होता। उसी संदर्भ में कहता है इन द एबव व्यू ऑफ द मैटर, जो मैंने अभी बताया है। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रेयर्स सॉट फॉर इन द रिट पिटीशन आर लाइबल टू बी अलाउड। उन्होंने अलाउड कर दिया जो है कुछ मांगा था। द पिटिशनर्स आर एंटाइटल्ड टू पेंशन इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रेगुलेशन, स्पेशली रेगुलेशन 2D एंड 35 देयर ऑफ। मुझे इस पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यहां जो वकीलों ने रेगुलेशन 1995 को इंटरप्रेट किया लीगली, ये उसका कारण था जीतने का। पहले इन्होंने कहीं 2S में, ये सेक्शन 2S में 10 महीने की पे कैसे निकालेंगे वो बताया था, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया और लिखा केवल 2D, और 2D में दे रखा है कि 10 महीने का जो आपका एवरेज है कैसे ले जाएगा। और 35 तो आपको पता है रोजाना 35 गाते रहते हैं, जहां आपका पेंशन अपडेशन दे रखा है। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिवाइज द बेसिक पेंशन ऑफ द पिटिशनर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक
का एम्प्लॉयज का जो पेंशन रेगुलेशन 1995 उसके अनुसार इसको आप रिवाइज कीजिए। बड़ा स्पष्ट बोल दिया, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेशल अलाउंसेज इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जिबिट। अब इनका कोई वो लगाते हैं एग्जिबिट वगैरह, P6 में जो दे रखा है उसके अनुसार इनकी पेंशन को रिवाइज कीजिए, यानी स्पेशल अलाउंस के साथ इनकी पेंशन को रिवाइज कीजिए। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है। आगे, देयर विल बी अ डायरेक्शन टू द सेकंड रेस्पोंडेंट टू रिकैलकुलेट द कम्यूटेशन पेंशन ऑफ द पिटिशनर ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज बेसिक पेंशन। और दूसरा कम्यूटेशन भी पेंशन दीजिए, जो पहले कम्यूटेशन नहीं था स्पेशल अलाउंस पे, आगे क्लियर कर रखा है, ऑफ द पिटिशनर ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज बेसिक पेंशन बाय इंक्लूडिंग द स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जिबिट P6 में जो आपको दे रखा है। यानी आपका कम्यूटेशन और आपकी पेंशन दोनों की दोनों में स्पेशल अलाउंस को कोर्ट ने अलाउड कर दिया है। और क्योंकि ये एक स्टेटरी रेगुलेशन है, ये लॉ पे आधारित है, इसलिए किसी प्रकार का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ऑर्डर और एनी सर्कुलर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कहते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकता है। टू रिफंड द पेंशन, और साथ के साथ में जो पेंशन के एरियर हैं उनको भी वापस कीजिए। रिकवर फ्रॉम द पिटीशन एज पर एग्जिबिट 5 P5A, वो लगा रखे जो कुछ लगा रखे। द नेसेसरी शैल बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, और 3 महीने का टाइम दिया। अब मुझे पता चला, किसी मेरे व्यूअर ने बताया कि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आप कहीं भी चैलेंज कर दो, ये बड़ी ही मेहनत से दिया हुआ जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा आया है वैसा का वैसा ही आएगा। और आप निश्चित समझिए कि आपको स्पेशल अलाउंस पे आपकी पेंशन में भी जुड़ेगा, आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगी और आपको कम्यूटेशन भी मिलेगा। वो मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा पढ़ूँ, उसमें से कुछ बात निकल के आए। बड़ा मज़ेदार जजमेंट लगा मेरे को, और बाबू ने बता दिया। सो फार एज इंक्लूजन ऑफ DA इज कंसर्न इन द डेफिनेशन ऑफ पे, both the CA as well as A category held in view of binding precedent that DA shall be part of basic pay, there appears no illegality in the। अब और भी बातें थी DA के बारे में, भाई किधर जाएगा, बेसिक पे में जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे मतलब करके ये काफ़ी बातें आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट का फैसला है, नाम तो केवल नहीं का आ रहा है, क्या नाम है इसका, बाबूलाल कश्यप का, लेकिन इनमें 27 आदमी हैं और 27 आदमी को यह दिखा नहीं सकता, तो हर एक आदमी इसी को दिखा रहे। बाबूलाल का अकेले का नहीं है, बाबूलाल केवल ग्रेच्युटी का केस था, उसको कल डालूंगा मैं, आज नहीं डाल रहा। लेकिन सबसे पहले बाबूलाल का नाम आता है, इसलिए बाबूलाल का भी नाम डाल रहे हैं हम। लेकिन उसमें टोटल 27 नाम होने के बाद अलग अलग चीज़ें थी। तो अब यह क्लियर हो चुका कि कोर्ट ने पे को भी डिफाइन कर दिया, कोर्ट ने सैलरी को भी डिफाइन कर दिया, और इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया। और जो स्पेशल अलाउंस है उसको कोई भी अब पे से अलग नहीं कर सकता। ये कितना ही ऊपर नीचे कूद लो, इनको ये देना पड़ेगा। और एक बात और क्लियर हो गई, मैं फिर बताना चाहता हूं कि 2010 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके इन्होंने जो आपका पैसा काटा था, उसकी अनुमति आपका रेगुलेशन 1995 नहीं देता। कंपोजिशन ऑफ फंड में पढ़ लीजिए, उसमें 8 सोर्सों से पैसा आएगा, और जो पैसा 8 सोर्सों का आएगा उसका एक पेंशन फंड में ट्रस्ट के पास जमा हो जाएगा, उसको कहते हैं पेंशन फंड। उस पेंशन फंड से कहीं ये नहीं निकलता कि पेंशन फंड की आप वस्तु स्थिति देख करके पेंशन अपडेशन करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। 35/1 में पेंशन अपडेशन है, जो केवल 1995 से पहले वालों पर लागू होता है, और बाद वालों के अंडरस्टूड है, उसमें इनहरेंट है, उसमें इंप्लाइड है, उसमें समाविष्ट है, उसमें कि वो जो फैक्टर बनेगा बेस सेटलमेंट में DA मर्ज करने के बाद हमारे सर्विंग एम्प्लॉयज का, वो फैक्टर पीछे वालों को जाएगा, जैसे सेंट्रल पे कमीशन में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को होता है, और अंडरस्टूड था सारा का सारा वहाँ पे। अब इस प्रकार के जो जजमेंट यदि पड़े हुए हैं तो वी आर वेरी हैप्पी, और इतनी चीज़ हमारे पास हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम आशा कर सकते हैं कि हमारी जीत केरला हाई कोर्ट में तो होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। और जो केस विश्वास साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगा रखा है EIBO वालों ने, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपनी पिटीशन बदलें, जो फंड और कॉर्पस और फालतू बातें जो कर रखी हैं उसको ख़त्म करें। हमारा
पेंशन रेगुलेशन फंड बेस्ड नहीं है, हमारी पेंशन फंड बेस्ड नहीं है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।